Hello everyone, welcome back. So today we will study about basics of traction. तो बच्चों ट्रैक्शन एक बहुत फ्रीक्वेंट मोडालिटी है जो हम एक फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में यूज़ करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ आर पेशेंट्स. ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले इफ़ यू वांट टू टेक पर्सनल क्लासेस फ्रॉम मी विद प्रॉपर नोट्स अपडेटेड विद रीसेंट रिसर्चेस फॉर दैट पर्टिकुलर टॉपिक, तो आप इस नीचे दी गई मेल पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो और वहाँ पे आप मेरे से कोई भी अगर क्वेरी डाउट हो तो यू कैन आस्क रिलेटेड टू दीज ऑनलाइन क्लासेस. तो बच्चों हम बात कर रहे थे ट्रैक्शन की. तो ट्रैक्शन होता क्या है? ट्रैक्शन एक टेक्निक होती है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, हम जो पेशेंट की स्पाइन है, स्पाइन में सारी स्पाइन आ गई, सर्वाइकल, थोरैसिक, वर्टेब्रल लंबर, यानी कि पूरा जो वर्टेब्रल कॉलम है उसके ऊपर हम एक फोर्स लगाते हैं. ठीक है, फोर्स कौन सी फोर्स लगाते हैं हम? लॉन्गिट्यूडिनल फोर्स. ठीक है, यानी कि एक सीधी फोर्स जो कि मेरी जो स्पाइन है, जो वर्टेब्रल कॉलम है, उसकी जो ईच वर्टेब्रा है उसको सेपरेट करेगी. ठीक है, हम कंप्रेसिव फोर्स नहीं लगाएंगे. कंप्रेसिव फोर्स अगर लगी तो जो दो वर्टिब्रे हैं वो और पास में आएंगी. बट ट्रैक्शन में क्या होता है? वी आर टेकिंग द वर्टिब्रास अवे, यानी कि दूर कर रहे हैं, तो वी आर अप्लाइंग अ लॉन्गिट्यूडिनल फोर्स टू इट. अब जो ये ट्रैक्शन है ये हम किस किस तरीके से दे सकते हैं पेशेंट को? तो पहला तो ग्रेविटी, कि मैंने एक पर्टिकुलर पेशेंट का जो बॉडी वेट है मैंने उसी को यूज़ किया, और या फिर मैंने कोई एडिशनल वेट कर्व्स या ऐसा कुछ लगा दिया जिसकी वजह से स्पाइन में ये वाली फोर्स प्रोड्यूस हो गई. ठीक है, दूसरा मैंने एक मशीन का यूज़ किया जो कि हम बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं, ट्रैक्शन मशीन इन आर ओपीडी डिपार्टमेंट्स. ठीक है, तो सर्वाइकल के लिए अलग होती है, लंबर के लिए देयर इज़ अलग टेक्निक, अलग मशीन होती है. ठीक है, उसके लिए हम डिस्कस करेंगे बाद में फर्दर. फिर एक होता है मैनुअल ट्रैक्शन, जो कि जो थेरेपिस्ट है या क्लिनिशियन है वो खुद ही पेशेंट को दे रहा है. ठीक है, अपनी मैकेनिक्स का यूज़ करके. सो दैट इज द ट्रैक्शन विच इज़ गिवन बाय द थेरेपिस्ट. और एक और तरीके से हम ट्रैक्शन दे सकते हैं विच इज़ बाय द पोजीशन ऑफ द पेशेंट्स बॉडी. मतलब कि पेशेंट की बॉडी को हम कुछ इस तरीके से अलाइन करवाते हैं विद द हेल्प ऑफ टावल्स, पिलोज, ठीक है, बेडशीट का रोल बना के, कि उसकी जो स्पाइन है या फिर एक पर्टिकुलर कॉलम है स्पाइन का जिसको हमें ट्रीट करना है, वहाँ पे ट्रैक्शन की फोर्स लग सके. ठीक है बच्चों, तो ये कुछ तरीके हैं जिसके थ्रू हम पेशेंट की स्पाइन के ऊपर ट्रैक्शन फोर्स लगा सकते हैं. मोस्ट कॉमनली वी यूज़ अ ट्रैक्शन मशीन, बट कुछ जो एक्सपीरियंस थेरेपिस्ट हैं दे ऑल्सो डू ट्रैक्शन मैनुअली. सो यू कैन सी कि हमने ट्रैक्शन की फोर्स लगाई विच इज़ अपोजिट इन डायरेक्शन. ठीक है, जिसकी वजह से जो वर्टिब्रा है उनका सेपरेशन हो रहा है. सो दिस इज़ अ टिपिकल ट्रैक्शन मशीन विच वी यूज़ इन आर ओपीडी सेटिंग्स. आई होप कि ये मशीन सबने देखी होगी और यूज़ भी बहुत लोगों ने करी होगी. नाउ द प्रिंसिपल ऑफ ट्रैक्शन. अब देखो बच्चों, हमने ये बोला कि हमें जो दो वर्टिब्रा हैं उनको सेपरेट करना है. ठीक है, अब इसका प्रिंसिपल क्या है, कैसे सेपरेट करना है? ठीक है, तो इसमें क्या होता है, टू डिस्ट्रैक्ट द वर्टिब्रा द फोर्स अप्लाइड मस्ट बी सफिशिएंट टू ओवरकम द सम ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द वेट ऑफ द बॉडी पार्ट बीइंग ट्रीटेड along with the tension of surrounding soft tissue plus force of friction between the patient and the table and the force of gravity. अब बच्चों इस प्रिंसिपल का मतलब क्या हुआ कि आप अगर पेशेंट को ट्रैक्शन दे रहे हो, जो मैंने आपको ये पीछे मीन्स बताया कि आप इन तरीक़ों से ट्रैक्शन दे सकते हो. आप चाहे किसी भी तरीके से ट्रैक्शन दे रहे हो, ठीक है, खुद दे रहे हो, मशीन से दे रहे हो, पेशेंट खुद की पोजीशन ऐसे करके बैठा हुआ है कि उसे ऑटोमेटिकली ट्रैक्शन फील हो स्पाइन के ऊपर. बट इन सब से ऊपर क्या बात रहेगी कि जो ये फोर्स हम इसको बाहर से दे रहे हैं, ठीक है, वो किससे ज़्यादा होनी चाहिए? वो इससे ज़्यादा होनी चाहिए कि जो बॉडी पार्ट में पेशेंट का ट्रीट कर रही हूँ वो इसको अपोज कर सके, उससे ज़्यादा हो. ठीक है, प्लस जो सराउंडिंग उसके सॉफ्ट टिश्यू, क्योंकि इससे वर्टिब्रा तो होती नहीं ना स्पाइनल कॉलम के आसपास, वर्टिब्रल कॉलम के आसपास यू हैव लिगामेंट्स, यू हैव टेंडन्स, यू हैव वेरियस मसल ग्रुप्स, तो वो भी फोर्स लगाएंगे, उनके अंदर भी एक टेंशन डेवलप होगी. तो आप जो ट्रैक्शन दे रहे हो उसकी फोर्स उसको भी ओवरकम करनी चाहिए. प्लस
जो पेशेंट है वो टेबल पे लेटा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल आप लंबर ट्रैक्शन दे रहे हो, तो जो पेशेंट है ही इज लाइंग ऑन द ट्रैक्शन टेबल, तो जब उसको आप डिस्ट्रैक्ट करोगे तो पेशेंट की बॉडी और जो टेबल है उसके बीच में भी कुछ अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन होगा, तो आपको उसे भी ओवरकम करना पड़ेगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें जब ओवरकम होंगी, यानी कि वेट ऑफ द बॉडी पार्ट प्लस द टेंशन ऑफ द सराउंडिंग सॉफ्ट टिश्यूज प्लस द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्लस द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है डिपेंडिंग अपॉन द पोजिशनिंग ऑफ द पेशेंट, ठीक है, मस्ट बी लेस देन द ट्रैक्शन फोर्स अप्लाइड by the either by the therapist or by the machine or it can be auto traction that is by position, ठीक है, यानी कि इन सबसे ज़्यादा होनी चाहिए मेरी ट्रैक्शन की फोर्स। तो आई होप आपको ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा अब तक। नाउ द इफेक्ट एंड इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रैक्शन। अब जो मैंने ट्रैक्शन लगाया ये कितना इफेक्टिव रहेगा, कितना अच्छा रहेगा, ये किस बात पर डिपेंड करेगा? पोजीशन ऑफ द बॉडी पार्ट along with the position of the patient, कितनी देर तक और कितनी ताकत से ट्रैक्शन लगाया गया है, एंड लास्टली द एंगल ऑफ पुल। अब बच्चों एंगल ऑफ पुल क्या होता है? सो द एंगल ऑफ द अप्लाइड ट्रैक्शन इज डिस्क्राइब्ड रिलेटिव टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द वर्टेब्रल कॉलम एंड मस्ट बी अप्रोप्रिएट फॉर द पैथोलॉजी बीइंग ट्रीटेड। अगर आप वर्टेब्रल कॉलम के थ्रू एक लॉन्ग लाइन ड्रॉ करते हो, ठीक है, और उसके रिलेशन में जो आपकी ट्रैक्शन मशीन के साथ एंगल बन रहा है दैट इज द एंगल ऑफ पुल। तो इसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, न्यूट्रल, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, यूनिलेटरल एंड मल्टी एक्सियल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सजाइटल प्लेन की। तो हेल्दी टिश्यूज में जब हम एक इक्वल अमाउंट ऑफ टेंशन लगाते हैं राइट और लेफ्ट साइड पे, ठीक है, तो जो नॉर्मल इंडिविजुअल की बॉडी होगी वो क्या करेगी? वो इक्वल अमाउंट ऑफ सेपरेशन लगाएगी बोथ साइड ऑफ द वर्टिब्रा के, ठीक है। अब आप ये देखो कि जो बॉडी है उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, राइट एंड लेफ्ट, यानी कि एक जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है उसके राइट वाला हिस्सा हुआ राइट बॉडी पार्ट और लेफ्ट वाला हुआ लेफ्ट बॉडी पार्ट। तो अगर मैं ट्रैक्शन फोर्स राइट और लेफ्ट दोनों तरफ पे मैं बराबर बराबर लगा रही हूँ तो जो सॉफ्ट टिश्यू है या फिर जो सेपरेशन है वो दोनों तरफ बराबर होना चाहिए, है ना। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि दोनों तरफ बराबर फोर्स लगाई मैंने ट्रैक्शन की तो इक्वल टेंशन डेवलप हुआ, ठीक है। अब बच्चों एक चीज़ होती है यूनिलेटरल ट्रैक्शन। इसमें क्या होता है? हाइपोमोबाइल कंडीशंस सच एज यूनिलेटरल मसल स्पाज्म और एडहेशंस कैन कॉज इंक्रीज ओपनिंग ऑन द नॉन इन्वॉल्व्ड साइड व्हेन ट्रैक्शन इज अप्लाइड। यूनिलेटरल सॉफ्ट टिश्यू लैक्सिटी कैन रिजल्ट इन इंक्रीज्ड ओपनिंग ऑन द इन्वॉल्व्ड साइड। अब देखो यूनिलेटरल का मतलब क्या हुआ कि मैंने सिर्फ एक तरफ ही ट्रैक्शन की फोर्स लगाई है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो पैथोलॉजी है वो सिर्फ एक ही तरफ है, ठीक है। So unilateral tension can be placed on the vertebrae by the use of a polyaxial harness or patient positioning। अब नॉर्मली जब हम ट्रैक्शन लगाते हैं तो दोनों तरफ बराबर बराबर आता है ना, बट अगर हमें यूनिलेटरल ट्रैक्शन या टेंशन देनी हो तो हम कैसे किसका यूज करेंगे? तो वी विल यूज अ polyaxial harness or patient positioning। So this method increases the amount of tension applied to the structure on the right or left side of the vertebrae। तो इससे क्या होगा? यानी कि जिस साइड आप ज़्यादा फोर्स लगा रहे हो ट्रैक्शन की उस तरफ का जो वर्टिब्रा का पार्ट है उस पे टेंशन डेवलप होगा। जहाँ पे आपने जिस राइट या लेफ्ट जो भी हिस्से पे अगर आपने फोर्स नहीं लगाई ट्रैक्शन की तो वहाँ पे कोई चीज़ नहीं देखने को मिलेगी। और ये हम यूजुअली किन कंडीशंस में यूज़ करते हैं? जहाँ पे वी हैव यूनिलेटरल फेसेड जॉइंट की पैथोलॉजी, यानी कि एक साइड का फेसेड जॉइंट है उसमें प्रॉब्लम है, कोई नर्व रूट इम्पेंज हो रही है मेरी एक साइड की, या फिर एक साइड पे मुझे मसल स्पाज्म देखने को मिल रहा है पेशेंट के, उन कंडीशंस में आई विल यूज दिस यूनिलेटरल ट्रैक्शन टेक्निक। इट कैन बी सॉफ्ट टिश्यू रेस्ट्रिक्शन एज वेल, ठीक है बच्चों।
देन यूनिलेटरल ट्रैक्शन कैन ऑफन बी अचीव्ड सिंपली थ्रू पेशेंट पोजीशनिंग। तो मैं एक पॉलीएक्सियल हार्नेस ना यूज़ करके अपना माइंड यूज़ करके मैं पेशेंट की पोजीशनिंग भी यूज़ कर सकती हूँ पेशेंट को यूनिलेटरल ट्रैक्शन देने के लिए। सो इट इज़ यूज्ड व्हेन लेटरल बेंडिंग ऑफ द स्पाइन रिड्यूसेस द पेशेंट सिम्टम्स। तो अगेन इट विल डिपेंड एंड वेरी फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट, तो यू हैव टू लुक अकॉर्डिंगली। फिर आता है हमारा फ्रंटल एंगल। हम बात कर रहे हैं अभी एंगल ऑफ पुल की, तो उस पर अभी हमने सजाइटल एंगल की बात करी। नाउ वी विल टॉक अबाउट फ्रंटल एंगल। सो दीज आर ट्रैक्शन एंगल इन फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, क्योंकि फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन अब हम देखेंगे कि उसमें एंगल ऑफ पुल कैसा होता है। सो द इफेक्ट ऑफ द एंगल ऑफ पुल इन द फ्रंटल प्लेन प्रोड्यूसेस डिफरेंट रिजल्ट्स ऑन द फेसेड जॉइंट इन सर्वाइकल एंड लंबर स्पाइन। तो सर्वाइकल स्पाइन अगर मेरी फ्लेक्शन में है तो जो सर्वाइकल स्पाइन का इंफीरियर फेसेट है ये होते हैं एंटीरियरली एंगल्ड। सो प्लेसिंग द सर्वाइकल स्पाइन इन फ्लेक्शन, तो मैंने जैसे ही सर्वाइकल स्पाइन को फ्लेक्शन में डाला तो जो मेरे फेसेट जॉइंट्स हैं वो ओपन हो गए और जो इंटरवर्टिब्रल स्पेस है वो इंक्रीज हुआ। बट अगर ज़्यादा फ्लेक्शन हो जाएगा तो जो एंटीरियर वाला स्पेस है मेरा स्पाइन का, सर्वाइकल स्पाइन का, इट विल डिक्रीज। अब आ जाते हैं लंबर स्पाइन की। अगर लंबर स्पाइन एक्सटेंशन में है तो जो लंबर स्पाइन के फेसेट्स होते हैं ना, दीज आर एंगल्ड पोस्टीरियरली नॉर्मल कंडीशंस में, ठीक है। तो अगर मैंने लंबर स्पाइन को एक्सटेंशन पे डाला तो ये जो फेसेट जॉइंट्स हैं दीज विल ओपन अप। अगर मेरी स्पाइन न्यूट्रल पोजीशन पे है तो इंटरवर्टिब्रल डिस्क इज अलाउड टू elongate. Now the second is type of traction. So traction maintains the cervical or lumbar spine in an elongated position. तो अब मैंने दो तरीके का कैटेगराइजेशन किया है, बेस्ड ऑन देयर मोड एंड बेस्ड ऑन देयर वे ऑफ एप्लीकेशन मैं ट्रैक्शन को डिवाइड कर सकती हूँ, ठीक है। तो बेस्ड ऑन मोड में कौन कौन से आ गए, कंटिन्यूस, इंटरमिटेंट एंड सस्टेन ट्रैक्शन। बेस्ड ऑन द वे ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ट्रैक्शन में ये तीन तरीके से आ गए, मैनुअल, पोजिशनल एंड ऑटो ट्रैक्शन। तो सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट कंटिन्यूस ट्रैक्शन बेस्ड ऑन मोड। तो ये क्या होता है कि मैंने ट्रैक्शन दिया पेशेंट को और मैंने बहुत देर तक, बहुत दिनों तक, बहुत घंटों तक वो ट्रैक्शन की फोर्स मेंटेन करके रखी, ठीक है। मैंने उस ट्रैक्शन को हटाया नहीं, ना बीच में कोई रेस्ट पीरियड दिया। 24 आवर्स और जितने भी दिन तक ये मुझे देना है ट्रैक्शन, तब तक वो कंटिन्यूस दिया ही जा रहा है पेशेंट को। तो अब इतनी देर तक अगर हमें ट्रैक्शन देना है तो ऑब्वियसली बात है अ क्लिनिशियन या थेरेपिस्ट वुड नॉट बी एबल टू डू दैट। तो इसके लिए हमें मशीन्स चाहिए। मशीन्स में हम पुलीस का, वेट्स का यूज़ कर सकते हैं। और क्योंकि ये हम बहुत देर तक के लिए दे रहे हैं विदाउट एनी रेस्ट इन बिटवीन, तो इसमें जो लोड होता है टेंशन का ड्यूरिंग ट्रैक्शन, वो लोड हमने कम रखा है। और ये क्यों यूज़ करते हैं हम, टू लेंथन द सॉफ्ट टिश्यू और फॉर इमोबिलाइजेशन। यूजुअली ये वाला जो ट्रैक्शन होता है बच्चों, ये हम देते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फ्रैक्चर। तो फ्रैक्चर हीलिंग के लिए दिस ट्रैक्शन इज बेसिकली यूज्ड। ये हम फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में इतना यूज़ नहीं करते हैं। Now based on the mode, जो second traction है that is the sustained ट्रैक्शन। सो कांस्टेंट टेंशन अप्लाइड फॉर लेस देन 45 मिनट्स। अब इसमें क्या हुआ बच्चों, इसमें भी हम दे रहे हैं ट्रैक्शन लगातार, बट सिर्फ 45 मिनट्स तक, उससे ज़्यादा हम नहीं देते। कंटिन्यूस वालों में हम घंटों तक, दिनों तक देते हैं, बट सस्टेन्ड में हमने सिर्फ 45 मिनट्स ही देना है। सो इट इज़ डिलीवर्ड ऑल्सो बाय यूजिंग मशीन्स ओनली। So tension is administered with a higher load than continuous traction, allowing for separation of bony structure. अब क्योंकि यहाँ पे हमने ट्रैक्शन का देखो टाइम कम कर दिया है, हम दिनों घंटों की जगह सिर्फ 45 मिनट में 45 मिनट्स पे आ गए हैं, तो जो लोड है वो हम थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं एज कम्पेयर टू कंटिन्यूस ट्रैक्शन। नाउ द नेक्स्ट ट्रैक्शन इज द इंटरमिटेंट ट्रैक्शन। अब देखो बच्चों, नाम से ही समझ आ रहा है इंटरमिटेंट, यानी कि ऑन पीरियड ऑफ पीरियड। अब ऑन ऑफ पीरियड क्या है ये, कि मैंने पहले मान लो 10 सेकंड के लिए पेशेंट को ट्रैक्शन दिया, फिर मैंने ढीला छोड़ दिया, कोई ट्रैक्शन नहीं ले रहा, ठीक है, रेस्ट हो गया बिल्कुल। फिर मैंने फिर से पेशेंट को ट्रैक्शन दिया, फिर रेस्ट, फिर ट्रैक्शन दिया, फिर रेस्ट। सो दिस इज द इंटरमिटेंट ट्रैक्शन। So tension is delivered for 15 to 120 seconds and is followed by an interval of decreased or no tension.
सो डिलीवर यूजिंग अ मोटराइज यूनिट और मैनुअल टेक्निक। अब क्योंकि इसमें ऑन ऑफ साइकिल रहती है तो पेशेंट को ट्रैक्शन एक थेरेपिस्ट भी दे सकता है। सो इंटरमिटेंट ट्रैक्शन डिलीवर्स अ रिलेटिवली हायर ट्रैक्शन लोड देन that stretches soft tissues and separates the vertebrae. So intermittent traction में we can use the highest load. तो अगर कोई आपसे पूछे कि continuous, sustained और intermittent traction में सबसे ज़्यादा लोड हम किस में रख सकते हैं, तो वो होता है intermittent traction. इसमें आप सबसे ज़्यादा लोड रख सकते हो और सबसे कम आप किस में रखोगे, continuous में। नाउ बेस्ड ऑन द वे ऑफ एप्लीकेशन, अभी तक बच्चों हमने पढ़ा था मोड कि हाँ भाई हम बहुत दिनों तक दे रहे हैं, 45 मिनट्स तक दे रहे हैं या फिर ऑन ऑफ करके दे रहे हैं। अब पर हम दे किस तरीके से रहे हैं, हम मैनुअल दे रहे हैं, पोजिशनल दे रहे हैं या ऑटो दे रहे हैं, तो उनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। मैनुअल ट्रैक्शन जो है ये यूजुअली हम इंटरमिटेंट ट्रैक्शन के लिए ही देते हैं, बहुत रेयर होता है कि हम सस्टेन ट्रैक्शन दे रहे हो इससे। देन पोजिशनल ट्रैक्शन, यानी कि पेशेंट की पोजीशनिंग और आपने इस तरीके से करी है कि आप ग्रेविटी पोस्चर का यूज करके आप पेशेंट को ट्रैक्शन दे रहे हो। ऑटो ट्रैक्शन क्या होता है, मैकेनिकल ट्रैक्शन वेयर द पेशेंट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ टेंशन। So here you can see the therapist is giving manual traction of the cervical spine. Also these images show positional traction. The first one shows positional traction for cervical and thoracic spine. अब इसमें आप देखो कि जो spine है पेशेंट की वो पूरी elongate हो रही है and it is distracting. पोजिशनल ट्रैक्शन फॉर लंबर स्पाइन में आप देखो कि जो उसका लंबर एरिया है उसने नी बेंड करा है, फ्लेक्स करा है एट बोथ हिप एंड नी, एंड देन उसका लंबर स्पाइन पे ट्रैक्शन आ रहा है। Now third is the tension. So the amount of tension applied to the body is expressed in terms of pounds or kg or as a percentage of patient's body weight. अब मैंने आपको बताया था कि हम ट्रैक्शन की फोर्स दे रहे हैं तो वो किन किन चीज़ों को ओवरकम करनी चाहिए तो ही हमारा ट्रैक्शन देना सक्सेसफुल होगा। बट जो ये हम ट्रैक्शन की फोर्स दे रहे हैं इसे हमें कंप्यूट करना पड़ता है, ठीक है। तो हमने एक नॉर्मल रेंज रख रखी है इसकी कि हाँ सर्वाइकल का होगा तो हम इतना % देंगे या फिर इतना केजी देंगे, लंबर का होगा तो इतना देंगे, थोरासिक का होगा तो इतना देंगे, ठीक है। तो उसको हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं, या तो पाउंड्स या केजी में या फिर % ऑफ बॉडी वेट में। वंस द ट्रैक्शन फोर्स ओवरकम्स द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, फ्रिक्शन एंड बॉडी वेट, द फोर्स इज देन एब्जॉर्ब्ड एंड डिसिपेटेड बाय द पेशेंट मसल टोन एंड सॉफ्ट टिश्यू टेंशन। Now less force is needed to distract cervical spine than the lumbar spine. क्यों? क्योंकि cervical spine पे आपका वेट कम होता है, ठीक है, क्योंकि cervical spine सिर्फ किसको संभालती है, हमारे हेड के वेट को, ठीक है। बट जो लंबर स्पाइन है उसके ऊपर हमारा हेड का भी वेट है, थॉरक्स का भी वेट है, आर्म्स का भी वेट यहीं जाता है सारा, तो इसलिए लंबर स्पाइन पे हमें ज़्यादा फोर्स लगती है डिस्ट्रैक्शन के लिए। सो द वर्टिब्रे क्लोजेस्ट टू द सोर्स ऑफ ट्रैक्शन C1 C2 ड्यूरिंग सर्वाइकल ट्रैक्शन और L5 S1 ड्यूरिंग लंबर ट्रैक्शन रिक्वायर लेस फोर्स टू सेपरेट देन दोज फार्दर फ्रॉम द हार्नेस। सो देयर इज नो क्लियर कट फॉर्मूला टू डिटरमाइन कि हाँ भाई इतना ही ट्रैक्शन का फोर्स होना चाहिए, ठीक है। एक जनरल गाइडलाइन हम यूज़ करते हैं कि पेशेंट की जो बॉडी वेट है उसके हिसाब से इतना टेंशन होना चाहिए। सो द इंटेंसिटी ऑफ ट्रैक्शन शुड बी इन्वर्सली रिलेटेड टू द ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट, जो हमने अभी पढ़ा भी था कि जो कंटिन्यूस ट्रैक्शन था उसका लोड बहुत कम था, हम ज़्यादा टेंशन नहीं दे रहे थे क्योंकि बहुत टाइम तक ट्रैक्शन लगना था। वेयर एज इंटरमिटेंट ट्रैक्शन क्योंकि बहुत थोड़े टाइम के लिए हमें देना है तो उसमें हम लोड बढ़ा सकते हैं। सो दीज थिंग इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। सो द पेशेंट कैन टॉलरेट मोर टेंशन इफ द ड्यूरेशन ऑफ द ट्रैक्शन इज reduced. Now general uses of traction. So the fundamental effects of cervical traction and lumbar traction arise from the distraction of the vertebral segment, क्योंकि मेन तो हम यही कर रहे हैं ना, हम vertebrae को अलग अलग कर रहे हैं। So before significant bony separation can occur, the force of traction must first overcome the resistance exerted by the soft tissues, क्योंकि तभी आगे कुछ हो पाएगा। सो दिस इज़ अ ब्रीफ चार्ट जो कि आपको जनरल यूजेस दिखा रहा है ट्रैक्शन के, कि किस तरीके से वो पेन डिक्रीज कर रहा है, इन्फ्लेमेशन डिक्रीज कर रहा है, टिश्यू रिपेयर प्रमोट कर रहा है, ये सारी चीज़ें एक पूरा इन्होंने प्रॉपर चार्ट बताया हुआ है। नाउ जो जनरल यूजेस हैं वो किस में यूज़ कर सकते हैं हम, डिस्क प्रोट्रूजन, डीजेनरेटिव डिस्क डिजीज, फेसिड जॉइंट पैथोलॉजी, मसल स्पाज्म एंड अदर इफेक्ट्स। सो वी विल स्टडी दीज थिंग्स वन बाय वन।
सबसे पहले है डिस्क प्रोट्रूजन। सो डिस्क प्रोट्रूजन क्या होता है बच्चों, जैसे सबको पता है कि हमारा जो वर्टेब्रल कॉलम है उसके अंदर एक इंटरवर्टेब्रल डिस्क होती है जो कि वर्टेब्रल बॉडीज के बीच में प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब वर्टेब्रल बॉडी और जो डिस्क का है इसके पीछे ही होता है हमारा कैनाल जहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड जा रही होती है। तो अगर ये डिस्क अपनी जगह से निकल के थोड़ा बहुत उस कैनाल में आ जाती है तो वो कंप्रेस कर देगी स्पाइनल कॉर्ड को। ठीक है, इसको कहते हैं डिस्क प्रोट्रूजन। ठीक है बच्चों, इस इमेज में आपको दिख रहा है कि स्पाइनल कॉर्ड है और ये इन्होंने एरो से दिखा रखा है द वेयर इज डिस्क प्रोट्रूजन अकरिंग एंड इट इज कंप्रेसिंग द स्पाइनल कॉर्ड, जिसकी वजह से पेशेंट को सिम्टम्स आने लग जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन द लेवल, कि किस लेवल पे स्पाइनल कॉर्ड को कंप्रेस किया गया है थ्रू द डिस्क। सो ट्रैक्शन अफेक्ट्स द डिस्क बाय डिक्रीजिंग द प्रेशर बिटवीन द कॉन्टिग्यूअस वर्टिब्रे, यानी कि जो दो वर्टिब्रे हैं अगर हम उनको सेपरेट करेंगे तो जो डिस्क है वो ऑटोमेटिकली अपनी जगह पे आ जाएगी, क्योंकि वर्टिब्रा तो दूर दूर हो गई तो डिस्क को जगह मिल गई वापस अपनी जगह पे जाने के लिए। So the negative pressure within the disc removes the forces on the nucleus pulposus, thereby decreasing pressure on the spinal cord. So treatment of disc condition typically require a long, इसमें देखो intermittent यूज कर रहे हैं हम, ऑन ऑफ साइकिल यूज कर रहे हैं। ऑन का रेशो रहता है 60 सेकेंड्स का और ऑफ साइकिल का रेशो रहता है 20 सेकेंड्स का। बट अगेन ये कोई थंब रूल नहीं है कि आपको हमेशा 60 और 20 का ही देना है, यू हैव टू वैरी इट अकॉर्डिंग टू द कंडीशन एंड सिम्टम्स ऑफ योर पेशेंट। सो डिस्क कंप्रेशन इज ऑफन रिप्रोड्यूस्ड बाय पेशेंट पोजीशनिंग। कई बार क्या होता है ना बच्चों की जो डिस्क की प्रॉब्लम होती है पेशेंट को वो उसकी पोजीशनिंग से भी अफेक्ट होती है। कोई पोजीशन ऐसा होता है जिसमें उसको बहुत सिवियर पेन हो जाता है और कोई पोजीशन ऐसा होता है जिसमें उसको आराम मिलता है। तो अगर पेशेंट स्पाइन को फ्लेक्स करता है तो जो प्रेशर है नर्व रूट पे वो और भी इंक्रीज हो जाता है। So traction applied for too long can cause the disc to absorb too much fluid. Sustained traction can also increase the amount of pressure, especially if the tension is not gradually reduced. Then the second is degenerative disc disease and nerve root compression. So as the disc lose their mass, the space between the disc decreases. So with time, the vertebrae began to form spurs and other osteophytes, causing the vertebral column to straighten, creating a bamboo pole appearance. इस तरीके से आप देख सकते हो कि क्योंकि अब डिस्क जो है वो आगे की तरफ आ गई है तो स्पाइनल कॉर्ड के साथ साथ क्योंकि वहाँ से बहुत सारी नर्व रूट्स भी अराइज होती हैं तो ये उसको भी कंप्रेस कर सकती है। ठीक है, तो हमने ट्रैक्शन लगाया, उसकी वजह से जो नर्व रूट इम्पिंजमेंट था वो भी कम होता है। सो इंक्रीजिंग द इंटरवर्टेब्रल स्पेस ओपन्स द इंटरवर्टेब्रल फोरामेन एंड रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ प्रेशर ऑन द नर्व रूट। ठीक है, तो जिस वजह से हमारे जो पेशेंट है उसको सिम्टम्स कम होने लग जाते हैं। नाउ नेक्स्ट इज द फेसेट जॉइंट पैथोलॉजी। सो द इंफीरियर, अब हमें पता है कि जो वर्टिब्रा होती है उसके ऊपर सुपीरियर एंड इंफीरियर जाइगोपोफिशियल फेसेट्स होते हैं जिनको हम फेसेट जॉइंट भी कहते हैं। सो द फेसेट जॉइंट सिग्निफिकेंटली कॉन्ट्रीब्यूट टू स्पाइन मोशन एंड डिक्रीजेस द स्ट्रेस प्लेस्ड ऑन द वर्टिब्रल बॉडी एंड द डिस्क। तो एक हेल्दी वर्टिब्रे के अंदर 20% जो वेट बेयरिंग होता है वो होता है फ्रॉम दी फेसेट जॉइंट। दो सबसे ज़्यादा वर्टिब्रल बॉडी और डिस्क के थ्रू ही होता है बट 20% इज थ्रू दीज फेसेट जॉइंट्स। ठीक है, तो इस इमेज में आप देख सकते हो फेसेट जॉइंट की पोजीशनिंग इन्होंने शो करी है यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुली। सो व्हेन द एंगल ऑफ पुल प्लेसेस द लंबर स्पाइन इन एक्सटेंशन, ठीक है, लंबर स्पाइन एक्सटेंशन में गया फिर सर्वाइकल स्पाइन फ्लेक्शन में गया तो जो टेंशन है, जो ट्रैक्शन की वजह से टेंशन आ रही है वो ओपन कर देता है फेसेट जॉइंट को। क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि सर्वाइकल स्पाइन अगर फ्लेक्शन में रहती है और लंबर स्पाइन एक्सटेंशन में रहती है तो फेसेट जॉइंट्स की ओपनिंग होती है। सो हाइपोमोबिलिटी ऑफ फेसेट जॉइंट भी इसी तरीके से रिड्यूस की जाती है बाय कीपिंग द स्पाइन इन न्यूट्रल पोजीशन। द रिजल्टिंग ट्रैक्शन प्रोड्यूसेस ग्लाइड बिटवीन द सुपीरियर इंफीरियर फेसेट। Now the next condition is muscle spasm. Yes, muscle spasm में we can also give traction. क्यों? क्योंकि it causes, क्योंकि देखो बच्चों नर्व रूट इम्पिंजमेंट हुई या फिर कोई पोस्चरल डिसऑर्डर हुआ तो सबसे पहले हमारी जो मसल है एज अ रिफ्लेक्स वो स्पाज्म में चली जाती है। सो देयर इज अ मसल स्पाज्म एंड पेन साइकिल। ये एक विशियस साइकिल है, जितना ज़्यादा पेन उतना ज़्यादा मसल स्पाज्म और फिर जितना ज़्यादा मसल स्पाज्म होता है उतना ही ज़्यादा पेन होने लग जाता है। तो एक नेवर एंडिंग साइकिल है जो चलती ही रहती है। तो लॉन्ग स्लो स्ट्रेचिंग कैन रिड्यूस टोनिक मसल कॉन्ट्रैक्शन बाय एलोंगेटिंग द इन्वॉल्व्ड फाइबर्स।
तो जैसे ही हम मसल के जो मैकेनो रिसेप्टर्स हैं उनको स्टिमुलेट कर देंगे तो जो हमारा पेन है वो कम हो जाएगा बाय एक्टिवेटिंग द स्पाइनल गेट। तो ये पेन गेट थ्योरी है बच्चों, ठीक है, क्योंकि पेन जो है वो डिफरेंट मैकेनिज्म से हम कम कर सकते हैं, ठीक है। सो इंटरमिटेंट ट्रैक्शन हम इसमें यूज़ करेंगे क्योंकि ऑफ टाइम पे वो यहाँ पे रिलैक्सेशन प्रोवाइड करेगा। देन डिक्रीज्ड प्रेशर ऑन द स्पाइनल नर्व रूट अचीव्ड बाय इंक्रीजिंग द डायमीटर ऑफ इंटरवर्टेब्रल फोरामेन ऑल्सो रिजल्ट्स इन डिक्रीज्ड मसल स्पाज्म। नाउ अदर इफेक्ट्स, अब इन सब में तो ट्रैक्शन कारगर रहता है, इट इज़ वेरी यूजफुल इन दीज कंडीशंस, बट और क्या करता है ट्रैक्शन, तो ये जो पैरास्पाइनल स्ट्रक्चर्स होते हैं यानी कि वर्टेब्रल कॉलम जो हमारी स्पाइन है उसके जो आजू बाजू वाले स्ट्रक्चर्स हैं स्पेशली द मसल्स लिगामेंट्स, ठीक है, उनके ऊपर भी ये अच्छा बेनिफिट देता है। इट इम्प्रूव्स द सर्कुलेशन एंड मेटाबॉलिज्म ऑल्सो, क्योंकि जो न्यूट्रिशन है वो अच्छे से जो स्ट्रक्चर्स हैं उनकी तरफ जा रहा है तो वो और भी बेनिफिशियल प्रूव होता है। नाउ द गाइडलाइंस फॉर द ट्रीटमेंट, अब देखो पैथोलॉजी है फेसियल जॉइंट की, ठीक है, तो इसमें हम एंगल कौन सा रखेंगे, सर्वाइकल में फ्लेक्शन, लंबर में एक्सटेंशन। टाइप कौन सा रखेंगे, इंटरमिटेंट देंगे हम। इंटरवर्टेब्रल स्पेस अगर कम हो रहा है तो सर्वाइकल में अगेन फ्लेक्शन रखेंगे, लंबर का न्यूट्रल रखेंगे। कौन सा टाइप ऑफ ट्रैक्शन देंगे, सस्टेन ट्रैक्शन। अगर नर्व रूट इम्पिंजमेंट है और बाइलेटरल है, क्योंकि अब इसमें तो बाइलेटरल और यूनिलेटरल का एस्पेक्ट आ जाएगा कि दोनों तरफ से नर्व इम्पिंज है या एक साइड से नर्व इम्पिंज है, ये आपको डायग्नोसिस करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ ट्रीटमेंट की। अगर बाइलेटरल नर्व रूट इम्पिंजमेंट है तो आप न्यूट्रल रख के ट्रैक्शन दोगे, अगर यूनिलेटरल है तो न्यूट्रल रखोगे अलॉन्ग विथ स्पाइन लेटरली फ्लेक्स टू द अपोजिट साइड, यानी कि नॉर्मली जो नॉर्मल साइड है उसकी तरफ फ्लेक्स करके आप ट्रैक्शन दोगे, वो भी सस्टेन ट्रैक्शन। अगर डिस्क प्रोट्रूजन है तो एक्सटेंशन, न्यूट्रल और फ्लेक्शन बेस्ड ऑन द पेन रिलीफ ऑब्टेन फ्रॉम द पेशेंट आप ट्रैक्शन दोगे अलॉन्ग विथ इंटरमिटेंट टाइप। अगर पेशेंट को मसल स्पाज्म है तो पोजीशन करना है आपने पेशेंट को इस तरीके से ताकि जो मसल्स हैं वो एलोंगेट हों। अगर बाइलेटरल है यानी कि वर्टेब्रल कॉलम के दोनों तरफ आपको स्पाइन में मसल में स्पाज्म दिख रहा है तो आप इक्वल टेंशन दोगे दोनों तरफ। और यूनिलेटरल है तो आप यूनिलेटरल ट्रैक्शन यूज करोगे जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। और इसमें कौन सा मोड दोगे और टाइप दोगे, सस्टेन ट्रैक्शन। अब बात करते हैं इंडिकेशंस की, तो कहाँ कहाँ हम ट्रैक्शन दे सकते हैं, नर्व कंप्रेशन, मसल स्पाज्म, डीजेनरेटिव डिस्क डिजीज, हर्निएटेड इंटरवर्टेब्रल डिस्क, नर्व रूट कंप्रेशन है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है या फेसिड जॉइंट इन्फ्लेमेशन है, ठीक है, हाइपोमोबाइल फेसिड जॉइंट्स है या फिर पैथोलॉजी है इन दी ALL एंड PLL। ALL एंड PLL इज दी एंटीरियर एंड पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट्स। नाउ कॉन्ट्राइंडिकेशंस, कहाँ पे आपको ट्रैक्शन बिल्कुल भी नहीं देना, एक्यूट इंजरी है, अनस्टेबल स्पाइन है, ठीक है, डिजीज अफेक्टिंग द वर्टेब्रल कॉलम, यूजुअली कैंसर एंड मेनिंजाइटिस ऑल्सो, कोई वर्टेब्रा का फ्रैक्चर है, कोई डिस्क फ्रेगमेंटेशन है, स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन है, कंडीशन इन विच स्पाइन का फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, रोटेशन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड, ऑस्टियोपोरोसिस है, नेवर गिव ट्रैक्शन, RA है, नेवर गिव ट्रैक्शन। स्पेशली सर्वाइकल ट्रैक्शन तो बिल्कुल भी नहीं देना, क्योंकि सर्वाइकल ट्रैक्शन हमें रूमेटॉइड अर्थराइटिस में इसलिए नहीं देना क्योंकि वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। सो नेवर गिव ट्रैक्शन इन RA, ठीक है। कंडीशंस दैट वर्सन आफ्टर ट्रैक्शन, ट्रीटमेंट और मोशन, ठीक है। देखो कई बार क्या होता है ना कि जब हम पेशेंट को ट्रैक्शन की तरफ लेके जाते हैं तो पेशेंट बहुत डर जाता है कि मेरी जो हड्डी हैं वो दूर हो जाएंगी, वो खिंचेंगी, मुझे कुछ हो ना जाए। तो पेशेंट को एक आपको साइकोलॉजिकली भी तैयार करना होता है कि नहीं ऐसा नहीं होता, ये ठीक है। फिर भी अगर आपको लगता है कि पेशेंट इज़ नॉट रेडी, दैट ही और शी इज़ नॉट प्रिपेयर्ड कि वो ट्रैक्शन ले अपने ऊपर, तो आपको उनसे ज़बरदस्ती नहीं करनी है। यू कैन काउंसिल देम कि आप ले लो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आपको कुछ ऐसा अनड्यू इफेक्ट इसमें देखने को नहीं मिलेगा, आपको जो समझाना है। बट इफ स्टिल यू मे नोटिस कि जो पेशेंट है ही इज़ नॉट कंफर्टेबल टेकिंग ट्रैक्शन, तो आपको उसको ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करना। और जब भी ट्रैक्शन लो तो पहले एक इन्फॉर्म कंसेंट यू हैव टू मेक द पेशेंट साइन, ऑलवेज डू दैट, ठीक है। उसको सारे प्रॉज एंड कॉन्स आपको सब बताना है, सच सच कोई बात आपको छुपा के नहीं रखनी, और एंड यू हैव टू टेक प्रॉपर सिग्नेचर बिफोर दी ट्रीटमेंट। अब हम बात करेंगे बच्चों सर्वाइकल और लंबर ट्रैक्शन की।
तो उसके लिए भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है डेडिकेटेड टू बोथ ऑफ देम, सो यू कैन गो एंड चेक दैट आउट एज वेल। इस वीडियो में मैंने सिर्फ बेसिक जो पॉइंट्स थे ट्रैक्शन के वही कवर किए हैं। सो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ आई होगी। स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।